आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। क्या बजट सत्र के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 की लड़ाई का टोन सेट कर दिया है? आज ये सवाल हम इसलिए पूछेंगे क्योंकि न सिर्फ बजट में जिस तरह से प्रावधान मिडिल क्लास के लिए या फिर मुफ्त राशन जो दिया जा रहा है 1 साल के लिए, इन सब के जरिए लोगों को लुभाने की कोशिश है। 66% आवंटन बढ़ा दिया गया है पीएम आवास योजना में, क्योंकि घर और घरों की चाबी सौंपने से फायदा मिल सकता है। लोकसभा और राज्यसभा के अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा कि मैं एक अकेला सब पर भारी, देश का भरोसा मेरे साथ और यही भरोसा मेरा सुरक्षा कवच है, जिसको विपक्ष भेद नहीं पा रहा है। क्या यहीं से 2024 का टोन सेट हो गया है? और राहुल गांधी ने उद्योगपति गौतम अडानी पर जो गंभीर प्रश्न किए, क्या उसके जरिए राहुल गांधी या विपक्ष सरकार को घेरने में कामयाब हो पाएंगे? इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। तालियों के साथ आप सभी का अभिनंदन, क्योंकि यहाँ पर मौजूद युवा करेंगे प्रश्न और जवाब देंगे। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आलोक शर्मा जी का तालियों के साथ स्वागत कीजिए, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। मृत्युंजय तिवारी जी, प्रवक्ता आरजेडी के। डॉक्टर अजय आलोक, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सुन लेते हैं क्या कहा जा रहा है। 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और गालियों के शस्त्र से, झूठ के शस्त्रास्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते हो। वो विश्वास का सुरक्षा कवच है और इन शस्त्रों से तुम कभी भेद नहीं सकते हो। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी, नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देना है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चलाओ, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, पहला सवाल आपसे ही। और सांसद जी, सवाल ये है कि 24 के लिए लड़ाई का टोन तो सेट कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को ही पीएम चुनौती दे रहे हैं। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, आप विपक्ष को ही चुनौती पर चुनौती दे रहे हैं, क्यों? देखिए, हमारी जो मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां हैं वो कभी चुनाव को ध्यान में रख के नहीं होती। अगर चुनाव को ध्यान में रख के होती तो 2017 में उत्तर प्रदेश के जैसे महत्वपूर्ण चुनाव से पहले नोटबंदी नहीं होती। अगर चुनाव को ध्यान में रख के होती तो 2017 के अंत में होने वाले गुजरात चुनाव से ठीक पहले जीएसटी नहीं आता। इस बजट में आप देखिए 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इसमें से कोई भी चीज ऐसा नहीं कि 10 महीने में बन के तैयार होने वाली है तो 2024 के लिए। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 5 इंस्टीट्यूट्स की बात की गई है, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। अगर हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के लिए व्यवस्था की गई है, ये लॉन्ग टर्म की। और 1 साल के लिए मुफ्त योजना, मुफ्त राशन 1 साल के पिछले 3 साल से चल रहा है, जब से कोविड का दौर आया है। तो अब मैं उसी पे आ रहा हूं। और इतना ही नहीं, आपने बोला तो 80 लाख महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसकी व्यवस्था की गई है। आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को इलाज की भी व्यवस्था की गई है। किसानों की किसान सम्मान निधि की भी व्यवस्था की गई है। और इतना ही नहीं है, डिफेंस प्रोडक्शन के लिए भी व्यवस्था की गई है। तो चाहे बड़े लेवल पे भारत का विकास करना हो और चाहे जमीन के ऊपर गरीब आदमी को उसके जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं देनी हो, और यह सब कब हो रहा है? जब आईएमएफ ने कहा है कि, ये भारत सरकार का आंकड़ा नहीं, आईएमएफ ने कहा कि अगले साल भारत की विकास दर 6% होने जा रही है। और इंपॉर्टेंट क्या है, पूरे विश्व की विकास दर कितने होने वाली है? 2.9%। यानी हम दुनिया में दुगनी गति से बढ़ने जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति देखिए। हम सिर्फ अगल बगल वालों की बात नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान और श्रीलंका में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है। देखिए ब्रिटेन में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, अमेरिका किस स्थिति में है, जापान किस स्थिति में है, पूरी दुनिया में क्या त्राही त्राही मची हुई। उसके बावजूद जिस ढंग से आगे बढ़ता हुआ भारत दिख रहा है इस विपरीत परिस्थितियों में, तो मैं मोदी जी के लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा। ये लोग जो हम पे इल्जाम देते हैं कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। आलोक जी, आंधियों में चिराग जलाने वाले को कैसे पीछे कर पाएंगे आप? पीएम कह रहे हैं सुरक्षा कवच है जनता का भरोसा।
देखिए, पीएम का और बीजेपी का एक ही सुरक्षा कवच है और वो है झूठ, झूठ, झूठ और झूठ। और उसके अलावा दूसरा जो सुरक्षा कवच आता है छोटे वाला, वो है जहर की खेती, कि किस तरह से समाज के अंदर जहर की खेती की जाए। रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं बीजेपी को। तीसरा सुरक्षा कवच है कि जो नोटबंदी के बाद से पैसा लुटाकर संस्थाओं को खरीदा गया, संस्थाओं को अपनी मुट्ठी में किया गया, वो तीसरा कवच है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी कह दिया जाता है कान में राज्यसभा जाना है क्या क्या करना है, ये सुरक्षा कवच है। देश का दुर्भाग्य, 9 साल देश के सत्तासीन प्रधानमंत्री रहने के बाद भी जिन्होंने बड़े बड़े नारे दिए, देश नहीं बिकने दूंगा, और फिर एक आदमी को सब कुछ बेच दिया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन मिलकर खाऊंगा। उसके बाद मैं अकेला सब पर भारी। अरे देश के प्रधानमंत्री की भाषा है ये, देश के प्रधानमंत्री की भाषा है। उल्टा हाथ मारा तो 8 करोड़ लोगों को पानी दे दिया, सीधा हाथ मारा तो 11 करोड़ को दे दिया। अरे यार, देश के प्रधानमंत्री हैं आप, ये लफाजी कब तक चलेगी? 9 साल हो गए आपको देश के प्रधानमंत्री बने हुए। उसने सरनेम क्यों लगाया, वो सरनेम क्यों बदल दिया? अरे टपरी पे चाय वाले जो 4 लोग बैठ के चर्चा करते हैं, वो भी इससे अच्छी भाषा में चर्चा करते हैं। टैक्स हेवन से कंपनियां आ रही हैं, जांच नहीं होने दूंगा, मैं अकेला सब पर भारी। देखता हूं कैसे जांच करता है कोई अडानी की। मैं सब पर भारी, इनकम टैक्स वाले मेरी मुट्ठी में, ईडी वाले मेरी मुट्ठी में, मीडिया के एक बहुत बड़ा वर्ग मेरी मुट्ठी में। मैं देखता हूं कैसे कौन जांच करता है। मैंने जीवन खपा दिया, मैंने जीवन खपा दिया अडानी के लिए। अब जांच करेंगे आप? देखता हूं कौन जांच करता है, कौन सवाल पूछता है अडानी से। हम पूछ रहे हैं भाई, वो मुद्रा पोर्ट पे लाखों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, क्या ये शेल कंपनियों का पैसा वही तो नहीं? पंडित नेहरू बड़े खराब थे। अरे यार, हम पूछ रहे हैं अडानी कितनी बार आपके साथ गए, आपने कौन कौन से देशों के ऊपर दबाव बनाकर, किस तरह का दबाव बनाया कि उसको सारे ठेके मिले? देखिए उस समय पर 1990 में ऐसा हुआ था। अरे भाई गजब है। कैश फॉर वोट हुआ पार्लियामेंट के अंदर। अरे भाई 6 सांसद तो 11 में से आपके थे मोदी साहब। जब कहा गया कि इन सांसदों को सस्पेंड कर दें तो बीजेपी वॉकआउट कर गई। लेकिन झूठ का जो आवरण है वो बहुत बड़ा आवरण है। 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 4 गुना देश के ऊपर कर्जा बढ़ा दिया, 6.5 करोड़ लोग बीपीएल से नीचे चले गए, युवाओं के ऊपर आप बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, देहरादून में आपकी सरकार लाठीचार्ज कर रही थी, जो लोग पेपर लीक का विरोध कर रहे थे। मोदी साहब, आप देश के प्रधानमंत्री, मुद्दों पर बात कीजिए। कब तक आप मुद्दों को भटकाएंगे? आप एक बार भी, हम तो सोचते थे आप चीन से डरते हैं, आप तो अडानी से भी डरते हैं। ऐसा क्या तोते की जान, मतलब महाराजा की, राजा की जान जो है तोते में अटकी पड़ी? वो खराब, ये खराब, वो खराब। अडानी बहुत अच्छा है, गजब है। पिछली बार अजय आलोक जी राफेल का मुद्दा उठाया था। अच्छा, छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं अन्य दोनों से टिप्पणी लेकर फिर अभ्यास करते हैं। अभी आप लोगों ने अनेक प्रकार की शैली में डिबेट देखी होगी, पर ये बैले की शैली में आपने पहली बार देखी होगी। मोदी जी से नृत्य नाटिका की शैली में होती है डिबेट, आपने पहली बार देखी मोदी जी होगी। से और सीखी फिर मैंने एक बात कल। कहता हूं, झूठ की बात ये कहते हैं, आप सुनिए, सेबी झूठ, LIC झूठ, SBI झूठ, मैं देता भारत हूं के उत्तर। सारे रेगुलेटर झूठे, ठीक है। इनके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट झूठा, इनके हिसाब से मीडिया का एक सेक्शन झूठा, इनके हिसाब से कौन कौन झूठा? भारत की सरकार झूठी, भारत का विदेश मंत्रालय झूठा, भारत का प्रधानमंत्री झूठा। इतना ही नहीं, भारत की आर्मी झूठी, भारत की एयरफोर्स झूठी, और भारत का आर्मी का चीफ सड़क छाप गुंडा सच्चा कौन? आतंकवादी सच्चा, अपराधी सच्चा, उसके अंदर दिखता है एक मासूम बच्चा। ये इनकी हकीकत है और इसके कारण से ही, इसी के कारण से इनकी ये स्थिति है। अब मैं कहना चाहता हूं, मेरे भाई, कहीं तो एक सच्चाई दिखाओ। कहां पे लुप्त हो गई तुम्हारे यहां की सच्चाई? सच्चाई एक जगह दिखती है, जो विदेश में छप जाए वो सब सच्चा, जो विदेश में छप जाए वो सब सच्चा, पिछले 8 साल से। इसीलिए आप खा रहे हैं लगातार गच्चा। बहुत छोटा सा उत्तर। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से लेकर संसद तक तमाम झूठ बोले और वो देश के सामने हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं आप देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, आप अपनी कम से कम गरिमा का ख्याल रखिए।
नोटबंदी पे अभी अभी कहा गया कि 2016 के अंदर नोटबंदी हुई और 17 में चुनाव था। नोटबंदी के रिजल्ट कब आए? कितना पैसा जमा हुआ बैंकों के अंदर? नवंबर 2017 में आया। आरबीआई 1 साल तक उन आंकड़ों के ऊपर जमकर बैठी रही। जब तक गुजरात और उत्तर प्रदेश का, दोनों राज्यों का चुनाव नहीं हो गया, आरबीआई ने आंकड़े इश्यू नहीं किए। उसके बाद बताया 98% ये, 95% ये, 94% ये। इसके बाद आज तक आरबीआई ने नहीं बताया कितना टोटल पैसा जमा हुआ। ठीक है, 2019 में राफेल का मुद्दा चौकीदार को घेरा था। क्या अडानी इस बार उसी तरीके से विपक्ष उठा रहा है और इस टोन को जो पीएम सेट करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर भारी पड़ेगा? पीएम ने तो टोन सेट कर दिया, आपको टाइमिंग देखनी पड़ेगी। और मैं फिर कह रहा हूं कि विपक्ष का ये नेगेटिव नैरेटिव जो है कि टारगेट मोदी, मोदी को गाली दीजिए, प्रधानमंत्री झूठे, चाय वाले, सड़क छाप भाषण, आप इस तरह से बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के बारे में, तो इससे आपके वोट बढ़ नहीं रहे, इससे वोट आपके घटेंगे। खैर नहीं, वो कांग्रेस का प्रेरोगेटिव है, लेकिन टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। हर पार्लियामेंट सेशन के पहले एक मुद्दा आता है। ये 2018 से ट्रेंड शुरू हुआ है। पहले आया पेगासस, फिर आया राफेल, चौकीदार चोर, फिर आ गया ग्लोबल टाइम्स, और हमेशा सब विदेश से इंपोर्ट होके आते हैं, चाहे ग्लोबल टाइम्स हो चाहे कुछ हो। फिर हिडनबर्ग आ गया, अडानी आ गए, राम सेतु सिर्फ यहां से उठा लिया गया था, रामचरितमानस वाला। तो ये कॉम्पैरेटिव नैरेटिव जो आप सेट करना चाह रहे हैं, इससे देश को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है और ना ही विपक्ष को फायदा होने जा रहा है। अब प्रधानमंत्री जानते हैं, प्रधानमंत्री तो जाल फेंकते हैं ना, ये लोग फंस जाते हैं उसमें। नैरेटिव क्या है आपका? आपका नैरेटिव क्या है? मोदी को गाली देना, क्योंकि मोदी जब बोलते हैं तो वो तो देश में बोलते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उसका जवाब आप दीजिए ना। 3.25 करोड़ मकान बना दिए, उसका क्या जवाब आपके पास? आप बोलते हैं अडानी को आपने इतना आगे बढ़ा दिया। आप इस देश के औद्योगिक क्लाइमेट को खराब करने पे क्यों तुले हुए हैं? क्या हमारे देश के रेगुलेटर 40 साल से बेवकूफ हैं? अडानी की लिस्टिंग आज हुई है, पहली कंपनी लिस्टिंग हो गई थी 1996 में। अडानी को आपने पोर्ट नहीं दिया? महाविकास अघाड़ी ने गिद्धा पोर्ट दिया कि नहीं? केरल वाले सीपीएम वाले बोल रहे हैं, उन्होंने केरला में पोर्ट दिया कि नहीं? क्यों दिया भाई? अशोक गहलोत क्यों बुलाते हैं अडानी को? भूपेश सिंह बघेल क्यों रेड कार्पेट वेलकम देते हैं? आपको अडानी ऐसे अच्छे लगते हैं, लेकिन अडानी के माध्यम से अगर आप प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं तो ये नेगेटिव नैरेटिव है, इसका ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, मृत्युंजय जी आपके पास आते हुए देखिए, ये कह रहे साजिश रची जाती है हर सेशन के पहले। बजट सत्र अभी चल रहा है, पार्लियामेंट सेशन के पहले एक विदेशी रिपोर्ट आती है और उस पर विपक्ष एजेंडा ड्राइव करता है। अंजना जी, सवाल अडानी का नहीं है, सवाल है सत्ता में बैठे हुए लोगों के नादानी का। जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, एक अकेला सब पर भारी, ये देश की जनता कभी इस तरह के सत्ता के अहंकारी को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और ये उनका अहंकार बता रहा है कि उन्होंने 9 वर्षों में ही जिस तरह से सपने बेच करके नौजवानों के साथ उन्होंने हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। नौजवान पूछ रहा 18 करोड़ 9 वर्षों में हमारे रोजगार का क्या हुआ? तो ये कह रहे एक अकेला सब पर भारी। किसान पूछ रहा है अपना सवाल, तो ये कह रहे हैं एक अकेला सब पर भारी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये देश की आन बान शान, आप 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हैं। जनता के सवालों का जवाब विपक्ष सदन में पूछेगा, उसका जवाब देना आपकी जिम्मेवारी, जवाबदेही बनती है। आप अकेला सब पर भारी नहीं पड़ सकते, ये लोकतंत्र है। 140 करोड़ जनता का कवच, जिस सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं, जब वो कवच ही असुरक्षित है, 140 करोड़ जनता ही आज नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप ये सुरक्षा लेकर क्या करेंगे? जवाब दीजिए। जो व्यक्तिगत अहंकार वाली बात करते हैं, ये बताइए, ये अपने मुंह से किसने बोला था? जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। और इतना ही नहीं, चलिए यहां तक तो फिर भी चलता है। हमें याद है, हम लोग उस समय यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ गए थे, जब वो मुख्यमंत्री बने तो कहते थे अब आ गया ललुआ। ललुआ बहुत दिन तक फलाना खा लिया, उसी वर्ग का नाम लेकर कहते थे, उन्हें खा लिया हलवा। अब आ गया हलवा, वो फलाना खाएगा सवालों के जवाब को भटकाइए नहीं। आपने अहंकार की बात कही, अहंकार की बात हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कभी सीना ठोक कर ये नहीं कहा था कि एक अकेला सब पर भारी। आज सुनिए, हमने, अब सुनिए, आलू क्या था? समोसे में आलू, समोसे में आलू तो आप लोग जानते हैं अंजना जी, कि सब लोगों को पता है कि लालू प्रसाद। सुनिए, अब मैं सबसे कह रहा हूं, सुनिए, आप लोग जाइएगा और जरा नेट पे लालू यादव जी की पार्लियामेंट की स्पीच सर्च करिएगा। उसमें आपको स्पीच मिलेगी जिसमें उन्होंने कहा
कि अरे मैं वो तब क्या तो हूं हो गया आपको ना पता कि नहीं। आदरणीय लालू प्रसाद जी का भाषण ही कॉपी आदरणीय नहीं भाई, ये प्रधानमंत्री जी कहां कर रहे बोला? हैं, यही बोल दीजिए सर आगे क्या बोलना भाई, बोलिए आगे क्या तो। बोलिए, आप तो यही बात कर रहे हैं। अरे सुन सेंटेंस लीजिए। तो सुनिए। लालू जी बोले थे, अब मोदी जी अरे बोल रहे भाई हैं। सेंटेंस तो सुनिए। देखिए लालू यादव जी का जन्म 1948 का, वो बोले अरे मैं तो वो हूं कि जब आने वाला था अंग्रेज को पता चल गया लालू आने वाला 1 साल पहले छोड़ के भाग गया। आप बात करते हैं। अब सुनिए, अब इनकी पार्टी का बताते हैं। अहंकार की पराकाष्ठा, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, ये किसने बोला? कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने, और आज तक किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात के लिए माफी नहीं मांगी है कि इंडिया इंदिरा नहीं थी। इसलिए आज तक यह कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक वक्तव्य है, और यह उसके समकक्ष है जैसे हिटलर की नाजी पार्टी के रुडोल्फ हेस ने 1934 के कन्वेंशन में नारा लगवाया था, हिटलर इज जर्मनी, फ्यूरर इज जर्मनी, जर्मनी इज फ्यूरर, वो इनके समकक्ष था। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी तो हर जगह क्या नारा लगाते हैं? वंदे मातरम, भारत माता की जय। आलोक जी, देखिए इसके बाद अब डिबेट में गंभीरता लाते हैं। हाँ, मुझे बहुत आवश्यक थी। हाँ बिल्कुल, जो मोदी जी कर रहे थे वो मैंने करके दिखाया, देश की जनता ने देखा। हमने सवाल पूछा क्या शेल कंपनियां बनी दर्जनों, क्या उनमें 2 नंबर का पैसा गया, क्या वो पैसा वापस घूम कर आया? लालू जी ने अमोल समोसे की बात की। अरे भाई, हम पूछ रहे हैं कि भाई आप ये बताइए कि जो कंपनियां बनी उनके मालिक कौन है, वो कंपनियां कहां टैक्स हेवन में बनी कि नहीं बनी? क्या अगोस्टा वेस्टलैंड का जो मुख्य आरोपी था जिसके ऊपर आपने चुनाव लड़ा, क्या उसका और गौतम अडानी के भाई का एड्रेस सेम है कि नहीं? जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक व्यक्ति की 50,000 करोड़ से लेकर 21 लाख करोड़ नेटवर्थ हो गई, उसने कितना टैक्स हिंदुस्तान को दिया? एक अकेला सब पर भारी। अरे ये कोई उत्तर है क्या भाई? हम पूछ रहे जांच कराई, जांच नहीं होने दूंगा। ईडी मेरी मुट्ठी में, सीबीआई मेरी मुट्ठी में, सब कुछ मेरी मुट्ठी में। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाओ, अब इन्होंने एक नया दायरा दे दिया। अभी तक हम बात कर रहे थे कि भाई संसद में चर्चा होनी चाहिए कि नहीं जांच? हाँ होनी चाहिए ना, किसने मना किया? 9 साल हो गए। आप तो का तो स्टैंड है, हम केवल ये पूछना चाहते हैं, एक ही व्यक्ति को कोयला भी जाएगा, गैस भी जाएगा, पानी भी, बिजली भी, पोर्ट भी जाएंगे, एयरपोर्ट भी जाएंगे, सड़क भी जाएंगे, लेकिन जांच नहीं होगी। अरे भाई ऐसा क्या है अडानी में कि पूरी बीजेपी, पूरा मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री महोदय सब बचाने पे लगे हुए? ठीक है, जल्दी पूछे। नमस्ते सर, आलोक सर आपसे सवाल है। राजस्थान में बजट पेश हुआ, उसमें अशोक गहलोत ने पुराने बजट के 3 पैराग्राफ पढ़ दिए। क्या इस सीरियसनेस के साथ वो 2024 लड़ेंगे आप? मैं मानता हूं गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं, आपको पता होना चाहिए। तो जैसे आप कह रहे हैं कि अडानी पे जांच होनी चाहिए, पर मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑपोजिशन से है कि अगर मोदी नहीं तो कौन? 2024 में कोई ऐसा है जो कि मोदी के अगेंस्ट सिंगल प्रेजेंस लेके लड़ सके? मोदी के अगेंस्ट अंजना जी है ना? नहीं तो पहचान कौन? अंजना जी बेहतर होंगी, कम से कम झूठ तो नहीं बोलती हैं। देश का प्रधानमंत्री अगर सारा दिन झूठ बोलता है, झूठ बोलकर देश को गुमराह करता है, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी, अब तो उसके मैं समझता सवाल का हूं जवाब दीजिए। मोदी जी से बेहतर बहुत लोग हैं इस देश के अंदर, 140 करोड़ लोग। वो पूछ रही है विपक्ष का कौन सा नेता है मैं जो कहता उनको हूं चुनौती विपक्ष में दे? सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो कौन? मोदी जी से बेहतर प्रधानमंत्री। राहुल जी का नाम क्यों नहीं लेते? मैं वापस आता हूँ, राहुल जी का नाम क्यों लेने में हिचकिचा रहे? मैं फिर ये कह रहा हूं, गंभीर डिबेट हो रही है। कांग्रेस पार्टी का है ये। कैंडिडेट है वो स्वाभाविक है, माननीय राहुल गांधी जी हैं। हाँ, तो आप नाम लेते सीधा, जैसे उसने पूछा था राहुल गांधी बोलते। मैं फिर कह रहा हूं, इतना घूम फिर के आए सर। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सांसद अपने नेता को चुनते हैं। हम बार बार कह रहे हैं, बीजेपी से बड़े मोदी, मोदी देश से बड़े मोदी, सबसे बड़े, और सबसे बड़े अडानी। सबसे पहले तो हिचकिचाहट हटानी पड़ेगी। हिचकिचाहट अपने नहीं नेता है। से ज्यादा क्षमता आप लोग- मुझ में देखते हैं, मैं कहता ये तो हूं, चिंता की बात इन्होंने होनी कहा चाहिए देश में कांग्रेस के कौन? लिए। मैंने कहा देश में सब है। ठीक है, अगला इन्होंने सवाल। देश का सवाल पूछा। तो मेरा सवाल आलोक जी से, जो आप अडानी कर रहे हैं, आपका एजेंडा क्या है? आप क्या इस इशू में मोदी जी को घेर के वोट खरीदना चाह रहे हैं कि आप सच में जांच चाहते हैं? और अडानी को कॉन्ट्रैक्ट आपकी सरकार में भी मिला था, तो अगर वो इलीगल नहीं था तो ये इलीगल कैसे हो गया? तब जांच नहीं हुई तो अब कैसे? जब बात आती है, मेरा सवाल बीजेपी से है कि जब बात आती है बेरोजगारी की और गरीबी की बात आती है, तब बीजेपी ये बोलती है कि क्योंकि कोरोना था इसकी वजह से नहीं बढ़ पाया, इसकी वजह से लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया। तो फिर जो आप राम मंदिर बनवा रहे हैं, शिव मंदिर बनवा रहे हैं, उसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तो आप धर्म की राजनीति करना चाह रहे हैं? जवाब रुक जाइए सर, एक सेकंड। हाँ, मैं छोटा सा उत्तर पहले, ठीक है, एक दोनों का सवाल जवाब था। दे मैं दीजिए। पहला उत्तर आप जवाब दे दूं पहले? हम ना आप बोल किसी दीजिए बिजनेसमैन के खिलाफ है, ना अडानी के खिलाफ है।
गलत तरीके से एक मिनट एक सवाल मुझे पूछने दीजिए, उसी में बताइए। ये सवाल ये बच्चे हर कांग्रेस वाले से पूछ रहे हैं, इसका जवाब आप ही दे सकते हैं। मैं उत्तर दे। आपने कहा ना मॉरिशस की शेल कंपनीज के जरिए पैसा का और अपने शेयर्स को इन्फ्लेट किया, यही आरोप है। जब आप जानते हैं कि अडानी ने ये सब गलत तरीके से किया, तो उसी अडानी के इन्वेस्टमेंट को आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कैंसिल क्यों नहीं करते सर? अगर अनैतिक प्रक्रिया से कोई भी बिजनेसमैन काम कर रहा है तो गहलोत जी क्यों उनके साथ गलबहियां कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है किसी भी बिजनेसमैन को अधिकार है वो अपना बिजनेस करे, लेकिन सरकार जब पार्टी बनकर मोदी जी जैसे लोग ठेके दिलवाते घूमेंगे, हमें इस पर आपत्ति है। ठीक है, हमें इस पर आपत्ति है कि जब एसबीआई की बात की जाती है, जांच कर रही है, और एसबीआई कहती है कि क्या इन्वेस्टमेंट करेगा उसको हम आने वाले वर्षों में देखेंगे, हमें आपत्ति इस पर है। कैंसिल नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट? देखिए, कैंसिल नहीं कर सकते, खत्म कीजिए। कैंसिल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नहीं कर सुधांशु सकते। जी वो कह रहे हैं राम मंदिर के लिए पैसा कहां से आ रहा है? अगर लोगों के लिए, नौकरियों के लिए। अंजना जी सवाल का दूसरा भाग था कि जांच तब क्यों नहीं हुई। हम तो कह रहे हैं कांग्रेस के कार्यकाल की भी जांच करा लीजिए ना, दूध का दूध और पानी का पानी होने दीजिए। सुधांशु, हाँ, मैं ये बात बताना चाहता हूं, राम मंदिर के लिए 35 साल से पैसा इकट्ठा हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि न्यास से जब 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास हुआ था, उसके साथ ही पैसा इकट्ठा होना शुरू हो गया था। दूसरी बात, अब हम कोविड से निकल के बाहर आ रहे हैं, इसीलिए हमने आपको बताया कि अब 6% ग्रोथ रेट, हम दुनिया में इस समय बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में इकलौते देश हैं जहां ग्रोथ रेट ऊपर है और इन्फ्लेशन रेट नीचे है। अन्यथा G7 है, G20 कोई कंट्री बता दे जहां पर की ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन रेट से ऊपर हो। एक बात इनका जवाब दे दो, इन्होंने कहा अडानी को सब दे दिया, कोयला उनको दे दो, बिजली उनको दे दो, पोर्ट उनको दे दो। बिजली किसने दी? राजस्थान ने। कोयला किसने दिया? छत्तीसगढ़ ने। पोर्ट किसने दिया? अभी ये महाराष्ट्र विकास अघाड़ी बताई चुके हैं, और केरल ने। भाई ये सब तो जो तुम नाम ले रहे थे वो अपने लिए ले रहे थे कि हमारे लिए ले रहे थे, ये तो बता दें। दूसरी बात, इन्होंने कहा एक मिनट, इन्होंने कहा शेल कंपनी की बात, तो मैं पूछना चाहता हूं कि भाई शेल कंपनी का आधार क्या है? अगर भारत के रेगुलेटर को नजर नहीं आ रही है तो आपको जिस आधार पे, जिस हिंडनबर्ग के आधार पे कह रहे हैं, वो तो अपने ही देश में आरोपित हो चुका है। और इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हकीकत क्या है कि इनके सामने स्थिति यह है कि ये एक कहावत होती है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो फिर उसका अर्थ बता देता हूं। देह ने जे खायो जेबरी को सांप रे, मतलब एक रस्सी है, वो सांप नजर आने लगे किसी को, तो ये उसका मानसिक भ्रम है। अब वो कहे सबसे समझ जाओ सांप काटने वाला है। अब कोई मानने को तैयार नहीं हो, कह रहा भाई तुम किसी प्रकार से मति भ्रम में पड़े हुए हो, मगर ये उस सांप रस्सी को सांप मानकर खुद तो बैठे ही हैं और कह रहे हैं पूरा देश मान ले। पूरा देश की आंखें बहुत साफ खुली हुई हैं, उसे नजर आ रहा है कि क्या खतरा है और किधर से खतरा है। हमारा सवाल छोटे छोटे सवाल पूछिए और हमारा सवाल मृत्युंजय जी से। बीजेपी तो बजट के जरिए 24 में जाएगी, लेकिन जो बिहार में आपकी सरकार है, जहरीली शराबे से मौत होती है, ग्रेजुएशन की डिग्री 3 साल की जगह 6 साल पे मिलती है, और जो एसएससी के छात्रों को पटना में पिटाई होता है, मुख्यमंत्री जी को पता तक नहीं होता, क्या इसी के जरिए 24 में आ पाएंगे? देखिए, बिहार में जब सत्ता में हम लोग आए हैं, इसके बाद से सबको पता है कि बिहार में नौकरियां दी जा रही हैं नौजवानों को। जहरीली शराब पूछा उसने, जहरीली सुना नहीं आप? जहरीली 3 साल का डिग्री 6 साल में डिग्री मिल रही है, ये पूछा वो भी बीजेपी के समय था। इस 6 महीने में जब हम सत्ता में महागठबंधन में आए हैं, जहरीली शराब, इसके बाद से 3 साल की डिग्री 3 साल में जहरीली शराब पीने से कुछ घटना हुई है, मौतें हुई हैं। हाँ। उसको भी, जो भी शराब माफिया, शराब तस्कर है, उसको सलाखों के पीछे भेजा गया है। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन शराबबंदी, नशा मुक्ति के लिए बिहार ने जो राह दिखाई है वो तो अनुकरणीय है।